Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the cell, in which we cover the cell topic of physio, biochem and histo. Cell are the building blocks of our body, provide the structure to body tissue and the organ, ingest nutrients and convert them to energy, have hereditary code that control the function of the cell, basic structure and the functional unit of life. Smallest unit of protoplasm. Protoplasm is the living substance of all organisms. Human cell. The definition of human cell: small mass of protoplasm enveloped by the membrane containing at least one membrane-bound nucleus and many membrane-bound organelles. Protoplasm inside the nucleus is called karyoplasm. Remaining protoplasm is called cytoplasm. There are more than 200 different types of cell in the human body. Shapes. The shapes of the cell or the different free cells have the shape spherical or ovoid. उनमें क्या आते हैं, ओवम भी आता है और WBC भी आ सकते हैं। और जो दूसरे सेल्स होते हैं उनकी शेप्स क्या होती है, कुबाइडल भी हो सकती है, कोलमनर भी हो सकती है, फ्यूजिफॉर्म भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, पैरामिडल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। साइज ऑफ द सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनकी रेंज होती है 5 to 150 माइक्रोमीटर। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो स्पर्म होता है और उसका साइज होता है 5 माइक्रोमीटर। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है, उसका साइज होता है 1 साइज मतलब डायमीटर में 150 माइक्रोमीटर। जो ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है और उसका साइज होता है 120 माइक्रोमीटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। मेनी पार्ट्स मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस जो सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस प्लस cytoplasm combine to form the protoplasm. Composition of protoplasm. There are 5 basic substances that form the protoplasm of the cell: water, electrolyte, protein, lipids, and carbs. Water. Mostly cell contains 70 to 85% water, except fat cell. Fat cell mostly contain fat globule in their cytoplasm. Many chemicals are dissolved in the water. Many suspended as a colloidal particle, as solid particle. Chemical reaction take place among the dissolved chemicals or on the surface of the suspended particles on the membrane. मतलब वाटर जो होता है, वाटर में डिजॉल्व्ड केमिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शन होता है अमंग द डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स या सरफेस ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर बना केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आयंस, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। आयंस इनसाइड द सेल: पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम एंड कैल्शियम। क्लोराइड, सोडियम एंड कैल्शियम लो क्वांटिटी के अंदर होते हैं सेल के अंदर, और जबकि ये सेल के आउटसाइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये हाई क्वांटिटी में होते हैं। अब आयंस जो होते हैं वो अपना कौन सा रोल प्ले करते हैं? प्रोवाइड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर सेलुलर रिएक्शन। सेलुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं को फैक्टर के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं, जिस तरह एंजाइमेटिक रिएक्शन में। आयंस जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म, जिस तरह ऑस्मोरेगुलेशन में वाटर और आयंस का बैलेंस बरकरार रखा जाता है, तो आयंस की मूवमेंट से सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है। आयंस एक्टिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन प्ले रोल इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द नर्व्स एंड द मसल फाइबर्स। अब जो होता है नर्व इम्पल्स जो होती है वो मेनली तो 3 आयंस की वजह से होती है, सोडियम की वजह से, पोटाशियम की वजह से और कैल्शियम की वजह से। ये आयंस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। सोडियम अंदर आता है और पोटाशियम जो होता है ना वो बाहर जाता है जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही होती है। तो इस तरह नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो 20% मैस बनाती हैं ऑफ द टोटल सेल। टोटल सेल का मैस जो होता है उसमें से 20% जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती है और फंक्शनल प्रोटीन होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है कुछ इनसाइड द सेल होती है और कुछ आउटसाइड द सेल होती है। दोज प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स पॉलीमर्स ऑफ द स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब जो ये प्रोटीन्स होते हैं वो फिलामेंट्स की फॉर्म में होती हैं और फिलामेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं, जिस तरह एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल हो गए।
इनसाइड द सेल जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दैट गिव द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू सेल ऑर्गेनेली एज सीलिया न्यूरल एक्सोन थिन filamentous tubule holds the parts of the cytoplasm and the nucleus together in their respective compartment। मतलब जो होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अपनी अपनी जगह पे रखते हैं, उनको अपनी अपनी कंपार्टमेंट्स में होल्ड रखते हैं। आउटसाइड द सेल जो होता है फिब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं, उसमें कोलेजन भी आती है, इलास्टिन भी आती है, और ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो टेंडल्स में भी प्रेजेंट होती है और लिगामेंट्स में भी प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स की वॉल्स में जिस तरह दूसरी उसकी इनर वॉल होती है उसमें कोलेजन और इलास्टिन प्रेजेंट होती है। फंक्शनल प्रोटीन कौन सी होती है? फंक्शनल प्रोटीन जो ज़्यादातर होती है वो ट्यूब्यूलो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है, उनमें से इंजाइम्स भी आ जाते हैं। इंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होते हैं या ऑर्गेनेल किसी भी ऑर्गेनेल के साथ बाउंड होते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनेली के फंक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं उस ऑर्गेनेल के साथ ये अटैच होते हैं या बाउंड होते हैं। अब जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो 2% बनाते हैं टोटल मास ऑफ द सेल। फास्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। लिपिड्स जो कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन बैरियर बनाते हैं दैट सेपरेट्स द डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट्स। ट्राइग्लिसराइड न्यूट्रल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड न्यूट्रल लिपिड्स जो होते हैं वो 95% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एडिपोसाइट्स बनाते हैं। अब एडिपोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में सारा फैट ही स्टोर होता है, तो जो फैट होता है वो स्टोर होता है, स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स यूज्ड वेयर एवर नीडेड। मतलब ये उनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें सारा फैट होता है, जहाँ भी फिर जब ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाता है तो लिपोलाइसिस के ज़रिए इस फैट को ब्रेक किया जाता है और फिर जहाँ भी ज़रूरत होती है बॉडी को ये वो उधर फिर वो ट्रैवल कर जाते हैं ब्लड के थ्रू। कार्ब्स, कार्ब्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं इन न्यूट्रिशन में, क्योंकि हमारा रिस्पिरेटरी फ्यूल जो होता है वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज क्या है वो कार्ब है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी ये प्ले करता है बाय ग्लाइकोप्रोटीन मालिक्यूल। ग्लाइकोप्रोटीन मालिक्यूल जो होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सेल, जो कार्ब्स जो होते हैं वो 1% बनाते हैं टोटल मास ऑफ द सेल। 3% इन द मसल सेल, मतलब जो मसल सेल्स होते हैं उसमें हमारी दूसरी स्टोर होती है ग्लाइकोजन स्टोर होती है, इसलिए वो उधर 3% बनाते हैं और 6% बनाते हैं इन लीवर सेल में। लीवर सेल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, इस वजह से वो उसके साइटोप्लाज्म का 6% बनाते हैं। जो हमारी ग्लूकोज जो होते हैं सोलुबल ग्लूकोज जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जहाँ भी फिर उसकी ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, तो वो सेल को रेडली अवेलेबल होता है। इनसोलुबल पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन होती है स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और जब भी बॉडी में को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो फिर वो डीपोलीमराइज हो जाती है। साइटोप्लाज्म एंड इस ऑर्गेनेलिज, अब जो साइटोप्लाज्म है उसके दो पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल होता है और साइटोजेल होता है। जो साइटोसोल होता है वो सोलबल पार्ट होता है, जेली लाइक पोर्शन होता है। तो अब उसमें साइटोसोल में होता क्या क्या है, डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स होती हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, डिस्पर्स्ड क्या होते हैं न्यूट्रल फैट होते हैं, फैट ग्लोब्यूल होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जबकि जो साइटोजेल होता है वो हाईली क्राउडेड पार्ट होता है प्रेजेंट एट द पेरिफेरी रिच इन साइटोस्केलेटन प्रोटीन। नो वो डिस्कस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकी सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि ये स्पर्म में और आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ना वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स नहीं होते। लार्जेस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लार्जेस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल है। नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड फ्लैट वेसिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते क्या है, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड फ्लैट वेसिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोसेस करता है मॉलिक्यूल को और ट्रांसपोर्ट करता है टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर प्रोटीन बनेंगी, प्रोटीन्स जब बनेंगी तो वो उसके ल्यूमर में जाएंगी, वो प्रोसेस करेगा और फिर उसकी उस प्रोटीन्स की जिधर भी बॉडी में ज़रूरत होगी उधर वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। 30 to 40 टाइम्स कवर मोर एरिया देन द सेल मेम्ब्रेन इन लीवर सेल। मतलब लीवर सेल्स में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उधर डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। इस वजह से वहाँ वो जितना सेल मेम्ब्रेन एरिया कवर करती है उससे 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा कवर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टर्नी कार्ड एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दैट डिफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, मतलब उसकी कंपोजिशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होती है। स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड विद दिस स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब जो होती है न्यूक्लियस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उधर से जब राइबोसोम जो होते हैं वो बन के डायरेक्टली आते हैं किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, फिर वो अपने वहाँ फंक्शन प्ले करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन मल्टीपल एंजाइम सिस्टम मेजर शेयर इन सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन। अब जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो होते हैं मल्टीपल एंजाइम सिस्टम होता है जो कि अपना फंक्शन प्ले करता है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक फंक्शन प्ले करता है सेल्स में। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वी डिस्कस द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पैरेलल स्टॉक ऑफ द सिस्टर्न। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो पैरेलल स्टॉक ऑफ सिस्टर्न शो होता है। आउटर सरफेस जो होती है ना सिस्टर्ना की, उसे साइटोसोलिक कहते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म की साइड पे होती है, इसलिए उसे साइटोसोलिक कहते हैं। और उसके ऊपर क्या राइबोसोम्स होते हैं और वो रफ अपीयरेंस देते हैं किसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसलिए उसे ग्रैन्युलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी डेंसिटी किधर ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के करीब और गाल्जी एपरेटिस के करीब, क्योंकि जब भी राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से किस में आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं तो वो किसके पास जाते हैं, गोल्जी एपरेटिस के पास। अब जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके पास राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स के पास क्या होता है, आरएनए, और आरएनए क्या है, एसिड, इसलिए जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बेसोफिलिक होता है, मतलब वो बेसिक डाई स्टेन करता है, जिसे हेमाटोक्सिलिन कहते हैं। ये अबंडेंट किधर किधर होता है, एसिनर सेल्स ऑफ, मतलब जो भी प्रोटीन सेक्रेट करेंगे, जो भी हार्मोन सेक्रेट करेंगे, मतलब जो भी बॉडी ऑर्गन सिक्रीशन करेगा, ठीक है, प्रोटीन्स की, तो ये वो उधर प्रेजेंट होते हैं। एसिनर सेल्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, फिब्रोब्लास्ट जो कि कोलेजन को सिक्रीट करता है, प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, और गोबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है सिंथेसिस एंड सेग्रीगेशन ऑफ द प्रोटीन ऑन द पॉलीसोम ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो पॉलीसोम्स होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और इसका क्या काम होता है, सेग्रीगेट करना प्रोटीन को। प्रोटीन जब बन जाती है वो एंटर हो जाती है ल्यूमन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उधर इसकी होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कैसी होती है, सबसे पहले क्या होती है, प्रोटीन फोल्डिंग होती है वाया चैपरन्स। चैपरन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को फोल्ड करते हैं, मतलब प्रोटीन को चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और ये इन्वॉल्व ज़्यादातर ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग करवाने में, उसे 3D शेप देते हैं। फिर उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन सिस्टीन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, उनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जो कि स्टेबिलिटी देती है किसको, प्रोटीन स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है, उसमें क्या होता है कि शुगर चेन को ऐड किया जाता है एस्परजीन रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन एट द अमाइनो टर्मिनल, मतलब जो अमाइनो एसिड का अमाइनो टर्मिनल होता है उधर एस्परजीन में शुगर चेन को ऐड किया जाता है, इसे कहते हैं अनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। उसके बाद क्या होता है, इनिशियल शुगर ट्रिमिंग, मतलब सम ग्लूकोज एंड द मोनोज रेजिड्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लाइकोप्रोटीन। ट्रिमिंग होती है उसके साइज को स्मॉल किया जाता है, या जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज या कार्ब्स जो होते हैं या ग्लाइकन रेजिड्यू होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। जब फिर प्रोटीन को चेक किया जाता है कि उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो गई है, अगर प्रॉपर फोल्डिंग हो गया तो उसे किसके, गोल्जी एपरेटस के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद इसका फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन। जो भी प्रोटीन जो होती है मिस फोल्डिंग जिस प्रोटीन्स की होती है, ये
उस प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं और साइटोप्लाज्म में क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है किसके ज़रिए, प्रोटियोसोम्स के ज़रिए। अब इसके ओवरव्यू देखा जाए, सबसे पहले फोल्डिंग होती है, फिर उसमें शुगर ऐड होती है, फिर उसमें बॉन्ड फार्मेशन होती है, फिर उसको क्वालिटी को चेक किया जाता है और उसके बाद जो रिमूव किया जाता है डिफेक्टिव प्रोटीन को। अब जो गाल्गी एपरेटस के पास भी जो भी प्रोटीन जाएगी वो तो या तो लाइसोसोम बनेगी या सेक्रेटरी वेसिकल्स बनेगी। सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होती हैं वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। सम प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप होती है ट्यूबुलर शेप होती है और जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है तो इसकी शेप जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर इसके पास कोई भी राइबोसोम इसके साथ अटैच नहीं होते, तो ये स्टेन करता है यूसिनिक डाई, एसिडिक डाई, क्योंकि जो मेम्ब्रेन की वजह से, अपनी मेम्ब्रेन की वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिक होती है, इसलिए ये एसिडिक डाइस स्टेन करता है। अब इसके फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में क्या होता है, ये ट्राईएसाइल बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, फास्फोलिपिड बनाते हैं। जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स और जो भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बनाते हैं। और कोलेस्ट्रोल बनाता है। कोलेस्ट्रोल जो होता है वो क्या करता है, एक तो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है और दूसरा ये एक्ट करता है रॉ मटेरियल फॉर द स्टीरॉयड हार्मोन। इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ प्रेजेंट होता है जो ग्लैंड जो होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया जो कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस हो गए जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, ओवरीज हो गए जो कि एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसका दूसरा फंक्शन है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द कार्ब्स होती है। व्हेन जब इसकी जहाँ भी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है तो फिर वो उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है, ये जो ग्लाइकोजन होती है वो स्टोर होती है लीवर सेल्स में। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो ये किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। उसका जो फाइनल स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ये किस में होता है, सिस्टर्नी ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्योंकि उसके सिस्टर्ना में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम, और फिर उसके बाद ग्लूकोज को साइटोसोल में भेज दिया जाता है और साइटोसोल से ब्लड में भेज दिया जाता है। स्केलेटल मसल्स के में भी मतलब ग्लाइकोजन जो होती है वो स्टोर होती है। जब एक्टिव एक्सरसाइज होती है तो उसमें ग्लाइकोजनोलाइसिस होती है और ग्लाइकोजन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। जीनोबायोटिक्स डिटॉक्सिफिकेशन ये किस में होती है, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। ज़्यादातर जो होती है वो लीवर के अंदर होती है। डिटॉक्सिफिकेशन जीनोबायोटिक्स फॉरन जीनोबायोटिक्स होते कौन, क्या क्या है, फॉरन केमिकल्स होते हैं जिसमें ड्रग्स भी आ सकते हैं, पेट्रोलियम भी आ सकते हैं और पेस्टिसाइड भी आ सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि उनमें OH ग्रुप उनके साथ टॉक्सिन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर देता है। जब वो OH ग्रुप बहुत ज़्यादा अटैच करवाता है तो वो वाटर के अंदर वो टॉक्सिन जो होती है वो सोलूबल हो जाती है, उनसे इजिली सक्रिएट किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो फोर्थ फंक्शन है उसे कैल्शियम सिक्वेस्ट्रेशन। कार्डिक मसल्स के अंदर जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कंट्रोल करता है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन बाय सिक्वेस्ट्रेशन। रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन प्ले रोल इन द मसल कंस्ट्रक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। ये किस तरह रोल प्ले करता है, ये ना कैल्शियम को स्टोर करता है और जब भी नर्व पास ये मसल को कंट्रैक्ट होना होता है तो ये कैल्शियम को रिलीज कर देता है और मसल जो होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जो कैल्शियम को स्टोर करता है स्केलेटल मसल में, इसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है और जो जिस जहाँ जहाँ अटैच है ये ग्रैन्यूल्स अटैच हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसके साथ नहीं अटैच उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये है राइबोसोम्स हैं जो ग्रैन्यूल्स अटैच है, और ये जो है ये ट्यूब्यूल्स इन्हें सिस्टर्ना कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स ऑल। जज़ाकल्लाह खैर।